हे एवरीवन, इट्स बायोलॉजी चिकित्सा निकिता शुक्ला बच्चावाड़ी। स्वागत है आपका बहुत सारा हमारे अनअकैडमी क्लास 11 के चैनल पे। टुडे वी गोना कवर लिविंग वर्ड का रिमेनिंग पार्ट। और वी शुड से आई शुड से एक्चुअली इट इज़ यहाँ से आपका टॉपिक इस ईयर में 2023 में जो आपकी नई एनसीईआरटी है यहाँ से शुरू होती है। पिछला जो लेक्चर आपने देखा एक्चुअली वो आपके 2023 का सिलेबस नहीं है, पुराना सिलेबस था, एक्स्ट्रा टॉपिक था, मैंने पढ़ा दिया है। तो अगर जो बच्चे नई एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं वो ये सिंगल लेक्चर देखेंगे, इट विल बी गुड फॉर देम। क्योंकि उनकी बुक जो है एनसीईआरटी हम नई थोड़ा दिखा देते हैं, फिर हम शुरू करते हैं क्लास। आपकी जो नई एनसीईआरटी वो यहाँ से शुरू होती है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्क्स, बेसिकली इंट्रो सेम है। उसके बाद आपका डायरेक्ट यहाँ से बायोनॉमल नॉमेनक्लेचर आ जाता है। अगर आप पुरानी बुक देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लिविंग वर्ड, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, देन यू हैव बेसिकली टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का डिस्क्रिप्शन, फिर ये टेबल है और फिर आपका चैप्टर ख़त्म है। तो एक तरीके से आप में इस बार सिर्फ बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी एंड आपका नॉमेनक्लेचर है इस ईयर के सिलेबस में, और कुछ है नहीं। एंड डोंट वरी, अगर आप कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करें इट विल बी इनफ, क्योंकि इफ़ यू आर 2023 स्टूडेंट जो अभी पढ़ना स्टार्ट किया है तो 2025 में आप नीट देंगे और आपकी नई एनसीईआरटी फॉलो होगी, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस लेक्चर विल बी मोर देन इनफ फॉर यू. But before starting, I should check whether it is being recorded or not. And yes, it is being recorded, and I'm very happy to see that. Okay, so बायोडाइवर्सिटी क्या है? देखिए, आपको पता ही है, अभी आजकल आप देख रहे होगे आपके आसपास बहुत तरीके के ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। आप खुद को देख लो, बंदर, फिर आप खुद इंसान, और आपके आसपास बहुत सारे बंदर होते हैं, चूहे होते हैं, छिपकली होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लांट्स अगर आप देखोगे, जैसे जैसे अगर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब कितने टाइप से, कितनी वैराइटीज़ हैं, ठीक है। वैराइटीज़ एक बहुत टेक्निकल टर्म हो जाएगा, बट बेसिकली कितने कितने टाइप के आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनको हम बायोडाइवर्सिटी बोल देंगे। अभी तक हमने 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हमने डिस्कवर की है टोटल कितनी, अप्रॉक्स 7 मिलियन है। मतलब हम लोग सोच रहे हैं 1.7 1.8, अभी हमने बहुत सारे डिस्कवर किए हैं, बहुत सारे प्लांट्स, और उनसे भी बहुत सारे ज़्यादा एनिमल्स आपके अभी भी डिस्कवर होने को बचे हैं। तो आप शायद डिस्कवर कर सकते हो, क्या पता। सो नेक्स्ट हमारे में आ जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी आपका क्या है? टैक्सोनॉमी बेसिकली देखिए, इतने सारे आपके पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना हमारे लिए बहुत सही होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म क्या है, आपके लिए बहुत हेल्प करते हैं। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो हमारे लिए बहुत से मेडिसिन बनाते हैं, आप देख ही रहे हो। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं, उनकी जीन्स बहुत हेल्प करते हैं। सो हम जितना डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो कि नाम क्या है, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, कैसे वो यूज़ होते हैं। बट इतना ज़्यादा अगर है तो किसी एक इंसान की बस की तो बात है नहीं पढ़ना। तो होता क्या है कि कोई एक साइंटिस्ट है, उसने पढ़ा, उसने अपनी डिस्कवरी, अपने रिसर्च को एक जगह पे रख दिया। अब नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उनके उस पॉइंट को रेफरेंस लेके और बाकी का स्टडी करेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी जो डेटा है वो स्टोर रहे और हमें उससे मदद मिल सके, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब प्रॉपरली वो स्टोर है, उसका एक नेम है। ऐसा नहीं है कि एक ही सारे साइंटिस्ट एक ही चीज़ ढूंढ लिए हैं, सब ने उसका अलग अलग नाम रख दिया। किसी ने उसको बंदर बोल दिया, किसी ने इसको बिल्ली बोल दिया, किसी ने इसको चूहा बोल दिया। अब पता ही नहीं कि हम सब सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रही है, इसके बारे। तो नेमिंग्स वगैरह बहुत अलग अलग होना बहुत हमारे लिए मुसीबत हो जाएगा। लोकल नेम तो चलो ठीक है, लोकल नेम अपने आसपास देखते हो कि हर जगह बदल देता है, ठीक है। प्लांट और एनिमल की बात छोड़ दो, आप गोलगप्पे खाए होगे, है ना, उसके कितने नाम होते हैं, मतलब डिफरेंट जब भी हम जाते हैं, ठीक है, कहीं पे पुचका बोला जाता है, कहीं पे पानी बतासा बोला जाता है, कहीं पे गोलगप्पे बोले जाते हैं, कहीं पे उसे पानी पूरी बोली जाती है। सो इफ़ यूल सी इट विल लाइक वेरी थ्रू आउट द इंडिया। बाकी अगर आपको नाम पता हो तो मुझे बताना। गुपचुप बोला जाता है उड़ीसा में। तो अब खाने की चीज़ों को देख रहे हो कैसे नाम है। अगर और बाकी चीज़ें जैसे खीरा को बंगाल में शौशा बोला जाता है। तो ये सब हमारे लोकल नेम हो गए हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह वेरी करते हैं। बट इट विल नॉट बी वेरी गुड कि अगर हम किसी मेन प्लांट का अगर हम ऐसे अलग अलग जगह नाम लिखे तो रेफरेंस पॉइंट हमारा बहुत अलग हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक फिक्स नेम हो, एक पर्टिकुलर उनका एक ग्रुप हो कि देखो हाँ ये इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर कन्वीनियंट होगा हमारी पढ़ाई के लिए। तो इसी वजह से हमने क्या किया, एक ब्रांच ही बना दी है जो इन सारी चीज़ों को डील करे। टैक्सोनॉमी क्या करती है, साइंस ब्रांच की ऐसी साइंस है जिसमें आपको पूरे प्रिंसिपल प्रोसेस सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, उसके रूल्स फिक्स होते हैं कि देखो ऐसे तुम कोई नई स्पीसीज आपको मिल रही है, ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे, इस तरीके से उसका नोम दोगे, उसको ऐसे क्लासीफाई करोगे, उसके बाद ही आप पब्लिश कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नाम रख दो,
ठीक है, आप रख दो। यू अतरंगे अतरंगे नेम तुम अपने दोस्तों को रखते हो, ऐसे तुम हर कोई कुछ भी रख दे तो इट विल नॉट वर्क, है ना। कहीं पे भी हम उठा के एंट्री करा दें, तो इसी वजह से टैक्सोनॉमी बहुत ज़रूरी। जैसे बॉटनी होती है, बॉटनी में हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी में आपने सुना होगा हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कहीं बायोलॉजी की एक ब्रांच है, अभी आप आगे बढ़ोगे आपको बहुत सारी बायोलॉजी की ब्रांच मिलेगी, टैक्सोनॉमी मिलेगी, पैलियोबॉटनी मिलेगी, पैलेंटोलॉजी मिलेगी। वैसे एक टैक्सोनॉमी ब्रांच होती है जिसमें बेसिकली वी डील विद कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, कोई भी नॉमेनक्लेचर कैसे करें, किसी का क्लासिफिकेशन कैसे करें, ठीक है। और जो साइंटिस्ट आपके टैक्सोनॉमी को पढ़ता है उन्हें हम टैक्सोनॉमिस्ट बोल देते हैं। तो अगर कल को आप में से कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म को, नए ऑर्गेनिज्म को ढूंढ के उसका नाम वगैरह कर दे और आइडेंटिफाई कर दे, है ना, क्लासिफिकेशन कर दे, तो हम बोल देंगे अच्छा नाउ दिस पर्सन इज़ लेट्स से आई एम टेकिंग अ नेम श्रेष्ठा, तो वो हो जाएगी आपकी टैक्सोनॉमिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो अभी देखो, अच्छा ये छोड़ दो, ये एक्चुअली मैंने एक बार ये रिकॉर्ड किया था ये लास्ट, बट ये हमारा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो उसमें हम ये तुम लोग को बता रहे थे कि कोई भी चैप्टर अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो उसमें देखो 3 चीज़ें करो हमेशा आप अपनी। पहले तो मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, देन एनसीईआरटी रीडिंग इज़ मस्ट, एंड देन सॉल्व एमसीक्यूज़। तभी समझ लो कि आपकी जो है, और नोट्स लर्न होनी चाहिए, समझ लो आपका चैप्टर कंप्लीट है। खैर इस लेक्चर में हम आपको कॉन्सेप्ट भी कराएंगे, इसमें हम आपको एनसीईआरटी रीडिंग भी कराएंगे, इसी लेक्चर में आपको सब कुछ मिलेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें बेसिकली हम लोग टैक्सोनॉमी में जितनी चीज़ें होती हैं, सिस्टमैटिक्स, सिस्टम का मतलब होता है अरेंज करना, ठीक है, कि हम मिल गया, हम उसके अकॉर्डिंग आपका अरेंज करें, ठीक है। बहुत सारे खैर रूल्स लिखते हैं किसके अकॉर्डिंग कहाँ पे अरेंजमेंट होगा, आपको डिटेल्स का पढ़ना नहीं, सिर्फ जानना है सिस्टमैटिक्स है क्या। सिस्टमैटिक्स में अच्छा एक चीज़ बड़ा नया आ जाता है कि टैक्सोनॉमी वाला जो पोर्शन है वो तो सारी चीज़ टैक्सोनॉमी में कवर होगा ही, सिस्टमैटिक्स में कवर होगा, साथ में जो एक अलग चीज़ हम करते हैं सिस्टमैटिक्स में अपार्ट फ्रॉम अरेंजमेंट एंड टैक्सोनॉमी, वो है कि हम इवोल्यूशन रिलेशनशिप भी देखते हैं। देखो टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, एकदम ध्यान से सुन लो। टैक्सोनॉमी में आपको 3 टर्म्स देखने को मिल रहा है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। एक्चुअली ये तो तीन हमारे मेन टर्म हो गए, और मतलब अगर हम बाकी देखें लॉजिकली तो इसमें एक्चुअली आपकी 4 चीज़ें होती हैं, डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। 4 चीज़ें होती हैं, बट आइडेंटिफिकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन करना, कैरेक्टराइजेशन करना बहुत ऑब्वियस पॉइंट होता है, इस वजह से हम यहाँ से लेते हैं कि हाँ टैक्सोनॉमी का ये फर्स्ट स्टेप है, बोला ये जाता है, बाकी बिना डिस्क्रिप्शन कैरेक्टराइजेशन के कभी हम आइडेंटिफिकेशन पे जा ही नहीं सकते, ठीक है। हम आपको एग्जांपल देंगे, बस पेशेंस रखना इस चैप्टर में, हर एक टॉपिक समझ आएगा। नॉमेनक्लेचर देन क्लासिफिकेशन। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। लेट्स से कि आपकी क्लास में एक बच्चा आया, ठीक है, देख रहे हो हमारी क्लास में भूत आया, तो आपकी क्लास में एक बच्चा आया। अब वो बच्चा नया नया है, आप अपने ग्रुप में आप पढ़ रहे हो, आपकी ये सीट है, आप बैठे हो, है ना, मेन गेट से वो सर में आई कम इन, मैम में कम इन किया। व्हाट यू विल डू इफ़ दैट पर्सन इज़ न्यू? आपकी एक बार तो निगाह उठा के देखोगी, है ना, ट्यूशन में आए, अभी नए नए एडमिशन हो रहे हैं हर जगह पे, आप एक बार तो देखोगी। आप उसको बेसिक डिस्क्रिप्शन चेक करोगे कि हाँ भाई यूनिफॉर्म में आया है या मतलब विदाउट यूनिफॉर्म में है, मतलब कि या फिर उसकी एज कितनी लग रही है, बैग लिया है या फिर चश्मा वगैरह लगा के रजिस्टर या मतलब कुछ डायरी पेन लिया है। तो एक बेसिक चीज़ आप देखते हो, अगर आप देखते हो हाँ उसके बैग है, आपकी एज ग्रुप का है ना, यूनिफॉर्म है या विदाउट यूनिफॉर्म में है, तो आप बेसिकली जैसे यूनिफॉर्म में है तो आप अच्छा मतलब पुरानों का पिक्चर, नहीं विदाउट यूनिफॉर्म में या फिर ऐसे, तो तुरंत आप आइडेंटिफाई कर जाओ, अच्छा मतलब स्टूडेंट है, हमारी क्लास में एडमिशन लेने आए हैं। तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया, उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन देखा कि हाउ दैट पर्सन इज लुकिंग, क्या पहना है, क्या लिया है हाथ में, कैसा दिख रहा है। आपने एक बेसिक डिस्क्रिप्शन पहले अपने माइंड में तुरंत सेट होता है, तुरंत कोई भी नई चीज़ हम देखते हैं, देन वी आइडेंटिफाई दैट, ठीक है। अभी आप कपड़े लेने जाते हो, आप पहले देखते हो, एक बेसिक देखते हो, तुरंत पहचानते हो, अच्छा इसका मतलब ये बॉटम्स है, अच्छा इसका मतलब ये टी शर्ट्स हैं या फिर ऊपर पहनने का है। तो एक बेसिक डिस्क्रिप्शन आपके बिना माइंड में सेट किया, आप कभी भी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते हो। अगर हम आपको किसी चीज़ का कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं दे रहे, हम तुमसे बोल रहे हैं अच्छा बताओ क्या है, दमसराज आप खेलते हो, कोई एक पर्सन होता है कुछ एक्टिंग करता है, ऐसे से करता है ना, देन यू आइडेंटिफाई, ओ ये तो शोले की बात हो रही है। वैसे ही आइडेंटिफिकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर करेक्टराइजेशन बहुत गलत है। अगर कोई डिस्क्रिप्शन गलत देगा, आइडेंटिफिकेशन आप गलत करोगे। अब मुझे तुम्हें बताना है कि हम डॉग की बात कर रहे हैं और हम तुम्हें बता रहे हैं उसके 2 पैर होते हैं, तो यू विल नेवर आइडेंटिफाई कि हाँ भाई वो डॉग है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन करें करेक्टराइजेशन के प्रॉपर वे में, ठीक है, फिर हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपने आइडेंटिफाई कर ली, अब मान लो अगर हम बच्चे का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आपने उस बच्चे को मान लो देखा, पहचाना,
ठीक है। अब आप उसको देखते हो कि ये तो बड़े बड़े चश्मे लगाया है, ठीक है, एकदम अच्छे से ऐसे करके खड़ा है और यस सर पहले ही दिन आके आंसर दे रहा है, तो तुम उसको बोलोगे भाई ये तो पढ़ाकू है, तुरंत तुम उसकी नेमिंग दे दोगे, बिकॉज उसका फीचर मिल रहा है उससे, तो आपने उसको उठा के एक नेम दे दिया। अब उसके बाद क्या किया, आपने उसको कुछ भी नेम दे दिया, पढ़ाकू के प्लेस पे आपने उसको लेट्स से आपने उसको एक नेम दे दिया, क्या नेम दे दिया, पढ़ने वाले बच्चे तुम लोग क्या नेम देते हो, चश्मिश नेम दे दिया, ठीक है। और आपके माइंड में अच्छा ये पढ़ता ज़्यादा है, तो आपने उसको क्या किया, पढ़ाकू वाले में डाल दिया। तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं सेट होगा, अच्छा ये एक ऐसा लड़का है या एक ऐसी लड़की है जो हमें पढ़ने में हेल्प करेगी। तो राइट नाउ इन योर माइंड सबकॉन्शियसली इट विल बी रजिस्टर्ड एज कि ये तुम्हारा एक पढ़ाकू दोस्त है या फिर ये पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टैक्सोनॉमी। अगर मान लो तुम्हें एकदम ऐसे ही दिख रहा है टाई खोल के फोल्ड करके, कहीं के तुम जानोगे वो भाई ये तो पार्टी वार्टी करने में मजा आएगा, पहले दिन आया एकदम बाइक वाइक लेके और ऐसे एंटर किया स्पोर्ट्स बाइक, तो तुम जानोगे ओ मतलब इसका मतलब ये इस कैटेगरी में है। तो देखो कैटेगरी एक हमारी सेट होती है, हर चीज़ों को लेकर कैटेगरी सेट होती हैं, चाहे वो आप खाने का सामान लाओ या फिर आप पहनने का सामान लाओ या आपके आसपास के लोग हों, सब कॉन्शियसली हम लोग हर दिन टैक्सोनॉमी कर रहे हैं। वॉट एवर वी आर सीइंग समथिंग न्यू, हम डिस्क्रिप्शन उसका अपने माइंड में बनाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कहीं ना कहीं नॉमेनक्लेचर करते हैं। बट हाँ, हमारे नॉमेनक्लेचर में कोई रूल नहीं है और हमारे क्लासिफिकेशन में कोई कैटेगरीज हम लोग में भी होती है। अगर आप कपड़े की कैटेगरी, आप अपना वार्डरोब अगर आप अरेंज करते हो, तो आप वार्डरोब की बात छोड़ दो, अगर आपकी बुक्स होती हैं, आप क्या करते हो, आप बुक्स का नेम देखते हो, नेम के बेसिस पे आप उनको क्लासीफाई करते हो। अभी आप 11th में आए हो तो आप निकाल दोगे कि हाँ ये बुक है हमारी 10th में थी, हमारी यूज़ की नहीं है, ये 11th की बुक है, ये हमें यूज़ में आएंगी। आपने क्या किया, साइंस का एक साइड कर दो, जिन्हें डेली पढ़ना है, जिन्हें रफ वर्क करना है उन्हें एक साइड कर देते हो, शायद जिन्हें आपको स्कूल की या ट्यूशन की नोट से उन्हें आप एक साइड कर देते हो, पेन पेंसिल वाला स्टेशनरी आइटम आप दूसरी साइड में कर देते हो। तो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन आप भी करते हो, हर किसी की कैटेगरी अलग होती है ना, किसी कैटेगरी इस बेसिस पे कि मुझे कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। कुछ लोग की कैटेगरी देखते हो, कुछ लोग बड़े होते हैं, उनको वो पता है अपनी वार्डरोब अपनी, मैंने देखी बुक्स कैसे अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, ठीक है, उनका साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करना और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ वो 10th में पढ़नी 11th में पढ़नी, उनके घर में जितनी बुक्स है दे अरेंज इट ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। तो ऐसे ही सबकी अपनी अपनी कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज फिक्स होती हैं जिनको हम रैंक बोलते हैं अलग अलग, जिनको टैक्सॉन बोलते हैं, जिनको टैक्सोनॉमिकल हायरकीज बोलती हैं, वो हम आपका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे पास कुछ कुछ रूल है वो पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन कैसे करना है वो आपको डिटेल में कराया नहीं गया, ठीक है। ये हमारा हो गया टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी याद रखना DINC, डिंक, ये 4 चीज़ें हमारी सीक्वेंस में ज़रूरी है। बट अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि टैक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप क्या है, आप आइडेंटिफिकेशन टिक करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया टैक्सोनॉमी। नाउ व्हाट इज़ डिफरेंट इन सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में यही सेम एग्जांपल ले लो। सिस्टमैटिक्स में हमने ये सारी चीज़ें की, जितनी चीज़ें हमने टैक्सोनॉमी में की, जो बच्चे वाला मैंने एग्जाम्पल दिया कि हाँ वो आया, आपने उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन देखा, उसके बाद आपने उसको क्लासीफाई कर दिया कि हाँ ये ऐसा है और ये पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। लेकिन अब आपके बगल वो आके बैठ गया, अब आप क्या करो, उससे पूछो इवोल्यूशनल रिलेशनशिप मतलब कि हम उसके खानदान, उसकी जनरेशन के बारे में जाने कि वो कहाँ से आ रहा है, फिर हम उसको क्लासीफाई करें। जैसे आप उसको पूछो अच्छा तुम क्या करते हो, या फिर तुम्हारे भाई क्या है, या फिर तुम्हारी मॉम क्या करती हो, तुम्हारे डैड करती है, वो बताए कि अच्छा हमारे पेरेंट्स जो है इस नासा में हैं, मेरा भाई भाभा इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, तो तुम जानोगे ओ माय गॉड नाउ ये तो बच्चा बहुत मतलब ऐसी बहुत एजुकेटेड फैमिली से आता है। वो भले ही उसका लुक्स कैसा है, तुम जान जाओगे कि अच्छा इसके जीन में ही टैलेंट है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं हमें ना एक एक्यूरेट क्लासिफिकेशन मिलने में हेल्प होता है। तो एक तरीके से टैक्सोनॉमी को ज़्यादा बेटर कर देता है ये। देखो टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स में भी आएगी। सिस्टमैटिक्स एक ब्रॉडर ब्रांच है, इसमें हम टैक्सोनॉमी भी कर रहे हैं, बट टैक्सोनॉमी के साथ साथ हम उसमें एक पिन पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं हम इवोल्यूशन रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है, और हमारे पास आ जा रहा है तो उनको हम प्रॉपरली अरेंज कर दे रहे हैं। दैट इज सिस्टमैटिक्स, दैट इज सिस्टम, दैट इज अरेंजमेंट। सो सिस्टमैटिक्स कंटेन्स टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस चीज़ को याद रखना, ये तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इसमें क्या टर्म बताता है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अच्छा, ये जो भी हमारे रूल्स वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज, यही आपका बताता है अच्छा ठीक है कौन से कितने प्लान्स वगैरह क्या आ रहे हैं, क्या क्या डिस्क्रिप्शन हो रही है, इसका फुल फॉर्म याद रखना। अभी जो हमने नॉमेनक्लेचर की बात की, नॉमेनक्लेचर की क्या चीज़ें हैं, कब कौन जैसे कि आपका पता है कि एक प्लांट अगर आपका कोई नया आ गया तो क्या वो सही से रूल फॉलो किया कि नहीं किया, चेक करना। अब वो अगर आपका लॉन्च हो चुका है तो फिर अब दोबारा हम आपके पास जो है कोई सेम प्लांट को ना फिर से पब्लिश करे तो उसका अलग नाम ना रखे, हर चीज़ें सेट करता है। जैसे ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर,
ठीक है, ये आपका प्लांट्स के डिसाइड करता है। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे देखो फॉर होगा, यहाँ पे ऑफ होगा, इस चीज़ को ध्यान देना। ये एनिमल्स का डिसाइड करेगा। ICBNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ऐसे वायरस का अलग होता है। तो आपको मेनली ये सिर्फ 2 करने हैं। ऐसे ही वायरस का अलग होता है, आपके कल्टिवेटेड प्लांट का अलग होता है। तो हर किसी का आपका यहाँ पे अलग अलग रूल होता है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, ICBN ICZN जो भी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के में आता है बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और हमें यही आपका डिटेल में करना है, और कुछ आप करो या ना करो। ठीक है, बायनॉमिनल। अच्छा, सिस्टमैटिक्स में एक और चीज़ आपका बार बार पूछा जाता है, तो आप वो भी कर लो। सिस्टमैटिक्स आपका टर्म आया कहाँ से है? सिस्टमैटिक्स जो टर्म आया है ये लैटिन नेम सिस्टमा से आया है। किससे आया है? लैटिन नेम सिस्टमा। मुझे दूसरी आई पेंसिल की टिप दो। लैटिन नेम सिस्टमा, लैटिन नेम सिस्टमा। ओके, लैटिन, हर चीज़ें देखो लैटिन से हमें कुछ ज़्यादा ही पसंद है हमें लैटिन। लैटिन नेम सिस्टमा, जिसका मतलब होता है कि आपका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जिसमें हम लोग मेनली, ऐसा नहीं सिर्फ इवोल्यूशन रिलेशनशिप हम यहाँ पढ़ते हैं, याद रखना यहाँ पे टैक्सोनॉमी करने के लिए हम इवोल्यूशन रिलेशनशिप को मतलब करके, और मुझे सारी पेंसिल साइड दे दो, और उसके बाद हम उसी की बेसिस पे इसको क्लासीफाई कर दें, वही हमारा हो जाएगा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, और वो जो पीछे थोड़ा सा डायग्राम बना देखे, बंदर भालू वो इंसान जैसा, वो बस वही तुम्हारा क्लास वाला एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश थी, बट अभी तुम लोग ऐसे समझ गए तो वी आर गुड टू गो। ठीक है, अभी आ जाओ देखते हैं यहाँ पे क्या हालत है इसकी। नो, तो अभी हम लोग आ गए बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर आपका किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने ही आपका बताया था कि देखो जो नेमिंग होनी चाहिए वो आपका, कोई भी हम कभी भी कोई नेम देंगे उसके हम 2 वर्ड लिखेंगे। ठीक है, 2 वर्ड लिखेंगे जिसको हम, आपका क्या होना चाहिए, इस किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक्चुअली हम ये थोड़ा सा अरेंज कर दें कि क्या हो रहा है, और उसके बाद जो है सॉरी एक्चुअली मेरे यहाँ पेंसिल के टिप में बदल रहे हैं। शांति से बदल, मुझे लग रहा था कि हम बहुत टैलेंटेड, हम पढ़ाते पढ़ाते चेंज कर लेंगे, बट फिर मैंने कहा नहीं, आई विल रिपीट एवरीथिंग। तो उससे बेटर है कि हम शांति से बदल दें पहले, और फिर हम बात करें। देख रहे हो मेरे पास 2 पेंसिल हैं, दोनों में से एक भी चलने का नाम नहीं ले रही है, और मुझे 1 महीने भी नहीं हुए चेंज की, अभी मेरी अलग ही नज़र लग गई है मेरी पेंसिल पे। तो ये काम हो रहा है, बट कोई बात नहीं है। सिस्टमैटिक नेचर गिवन बाई, इसकी स्पेलिंग लिख के देखो, कैरोलस लीनियस की स्पेलिंग लिखी है तब तक कि बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाई कैरोलस लीनियस, लिखो फटाफट से। आपको पता है कैरोलस लीनियस जो थे, इनका पहले 3 शब्द में नाम था। इनका नाम था, देख रहे हो, जो थी मैंने वो भी ले गए हम, जो चल रही थी अब और भी चल रही है इससे अच्छा, कम से कम पहले थोड़ी स्लो चल रही थी, अभी जो थी वो भी चली गई। ये गलत कर दिया हमने, और गया मेरा लेक्चर। अभी तक हमने जो इतने अच्छे से बनाई थी वो भी चली गई। नॉट बैड। ओके, सो बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस इन 1751। देखिए हुआ क्या था, आपके इनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इन्होंने ऑफ कोर्स बहुत बड़ी चीज़ दी थी। देखो इन्होंने 1753 में एक पब्लिश किया था स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, 1758 में पब्लिशमेंट दूसरा दिया था जिसका नाम सिस्टमा नेचर। तो इन्होंने ये सारी इसमें रूल्स और रेगुलेशंस, हर एक चीज़, प्लांट्स का एक में बताया था, एनिमल्स का बताया था। ये दोनों का आप याद रखना, इन्होंने क्या क्या दिया था। इनका जो फर्स्ट पब्लिकेशन था वो था हॉर्टस अप्लेंटिस। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ये 3 आपका नेम पूछा जाता है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे अब हम आते हैं आगे, और ये आगे बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और इसी के साथ हमारी
ये वाली लेक्चर बर्बाद होते हुए, कोई बात नहीं है, सह लेंगी ये सितम भी। मैंने एक्चुअली क्या किया ना, मैंने मिक्स कर दिया, मुझे याद भी नहीं आ रही है कि मैंने किस में कौन सी वाली हमारी पहले चल रही थी, जिसकी टिप चल रही थी, कौन सी वाली पहले जो काम कर रही थी वो अच्छा मिल गई, वेरी गुड। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, सॉरी बच्चों, आपके वक्त की हमें भरपूर कीमत है। और बस ये थोड़ा सा चार्ज नहीं हुआ था। बात ये है ना, हम रिकॉर्डिंग एक्चुअली पॉज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एंड हो जाएगी, फिर से मुझे पूरा फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो नहीं तो हमारी कोशिश बिल्कुल आपका वक्त बर्बाद करने। Okay बच्चों, so I'm back, so I hope it, yes it's on, well that's very cool। चलिए, सिस्टमैटिक्स आज का दिन बड़ा तगड़ा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रहा है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे मैंने आपको बोला था कि देखो, कोई भी अगर एक साइंटिफिक नेम अगर आपने मान लो कोई एक स्पीसीज़ आपने ढूंढ ली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ऐसा नहीं है कि निकिता शुक्ला मिश्रा पांडे क्लास 12th गामा बटालियन और NS बटालियन इन 11th, ऐसे इतने 50 नेम आप नहीं डाल सकते हो। यू हैव टू लाइक कीप इट इन 2 वर्ड्स। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मैंगो आप लोग आजकल आम का सीज़न आ गया, खा ही रहोगे, मैंगो का नेम आपका 2 वर्ड में। लीनियस थे जिन्होंने मैंगो को बेसिकली इंडिका वाली स्पीसीज़ को ढूंढा था, तो इनका नाम हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, 2 वर्ड में। अब दोनों वर्ड में जो फर्स्ट नेम होता है उसको हम जेनरिक नेम बोलते हैं, जो सेकंड नेम होता है, टर्म होता है, उसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब वो वर्ड हो गया जो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करे। आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट वो हो गया जो आपके जीनस को रिप्रेजेंट करे। ऑन एन एवरेज आपको अगर शॉर्ट में बोलें तो पहला वर्ड आपका जीनस बताता है, सेकेंड वर्ड आपका स्पीसीज बताता है, ठीक है। कोई भी अगर आप नेम उठाओगे वो आपका लैटिनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन होना चाहिए। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा सिस्टमैटिक से टर्म हमने लिया था, वो भी लैटिन से डेराइव था। भाई लैटिन टर्म से इतना क्यों प्यार होता है, इस वजह से होता है क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, उसमें कोई भी वर्ड चेंज नहीं होते, किसी वर्ड की मीनिंग नहीं चेंज होती है। जैसे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश में आज हम वाइट बोल रहे हैं, वाइट का मतलब वाइट है, दिस इज़ वाइट, बट आज के 50 साल बाद हो सकता है भाई वाइट का मतलब ब्लैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वर्ड हमारे चेंज हो सकते हैं। तो अगर आज मान लो कोई साइंटिस्ट है जिसने एक नेम को रखा है किसी और सेंस में सोच के, अब आगे चल के उसका मीनिंग ही चेंज हो जाए, क्या मतलब है, तो कभी इंसान उसका रेफरेंस नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए हम लैटिन टर्म से कोई भी चीज़ को ड्राइव करते हैं, बिकॉज इट विल नॉट चेंज। तो वो लैटिन, अगर मान लो पहली चीज़ तो लैटिन वर्ड ही उठा लो, है ना, कि हाँ लैटिन। दूसरा चीज़ क्या है, अगर आपने पहले कोई और नाम अपने माइंड में सोचा है तो क्या करो, उसकी मीनिंग वो आपका कैसे, लेट्स से मैंने एक बिग के रेफरेंस में मैंने कुछ नेम सोचा है, तो आप क्या करो, उसको लैटिन से उसको उस वर्ड को डिराइव करो। जैसे हम लोग सिस्टमैटिक्स लिखे हैं, सिस्टमैटिक्स इज एक्चुअली नॉट लैटिन, बट क्या हमने इसको लैटिनाइज्ड कर दिया है। कौन से टर्म से हमने इसको डिराइव किया है, सिस्टमा, ठीक है। तो या तो आप लैटिन टर्म ही उठा लो, या तो हाँ भाई उसको लैटिनाइज कर दो, मतलब कि बेसिकली आप उसको लैटिन से रेफरेंस में मिलता जुलता आप उसका नेम डाल दो और लिख दो कि हाँ ये वर्ड यहाँ से ड्राइव हुआ, इसके मीनिंग ये है कि अगर कभी चेंज हो तो इंसान उसको रेफरेंस देख सके, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहली चीज़, तो आपकी लैटिनाइज होनी चाहिए। दूसरा 2 वर्ड होना चाहिए, एक जीनस एक स्पीसीज। तीसरा, जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है, लेट्स से मैग्नीफेरा, ये जीनस है, जीनस का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका स्मॉल होना चाहिए। कभी भी आप अगर हैंड रिटन लिखोगे तो आप अंडरलाइन ज़रूर करोगे, अदरवाइज आप इसको इटैलिक्स में लिखोगे। अगर प्रिंटेड में लिखोगे, इटैलिक्स ये वाला इसको बोलते हैं इटैलिक्स, बट हैंड रिटन आप इटैलिक्स में लिख दोगे तो भी आपको अंडरलाइन करना ही करना है, इस चीज़ को याद रखना। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में होता है ऑथर का नेम, ठीक है। ऑथर का नेम आपका रोमन में लिखा जाता है और ये आपका और एब्रीवेटेड फॉर्म में होता है। जैसे लीनियस है मैग्नीफेरा इंडिका को के ऑथर, तो लीनियस का अपना एब्रीवेशन लिन है, तो ऐसे हर एक साइंटिस्ट का अपना खुद का एब्रीवेशन होता है। लेट्स से निकिता का हम NI रख दें,
तो यहाँ पे और मैंने कोई स्पीसीज डाल दी तो यहाँ पे NI हो जाएगा, वो रोमन में लिखा जाएगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल से स्टार्ट होना ही चाहिए हर एक ऑथर का नेम है। और बाकी आपका क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है कि हाँ अंडरलाइन करो, इटैलिक्स करो, कि लैटिन से ड्राइव करो। नो रूल इज़ बीइंग फॉलोड ऑन दी ऑथर वन। सिर्फ इसका रूल इतना सा है कि आपके नेम के एंड में रहेगा और रोमन में रहेगा, बस यही आपका इतना है। तो देखो बाइनोमियल इसे याद करना इतना मुश्किल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल, बाई मतलब टू, नॉमियल मतलब दो नेम, दो नेम, ये पहला वर्ड तो वैसे ही क्लियर हो गया। पहले को जीनस, दूसरे को स्पीसीज बोलते हैं, ये दोनों टर्म याद करने में दिक्कत ही नहीं है। लैटिन डेड लैंग्वेज है, ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे हर जगह काम आएगा। अब यही दिक्कत होती है थोड़ा सा, कौन सा फर्स्ट था, कौन सा आपका स्मॉल से था, कौन सा आपका लोअर से था। देखो हमारी जीनस, जी हम किसको बोलते हैं, बड़े को, जिनको इज्जत करते हैं। याद रखना जो जीनस था वो हमारा बड़ा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, एस से स्पीसीज, एस से स्मॉल, ये स्मॉल वाला था, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इटैलिक्स और अंडरलाइन इतना बार बार आप पूरे थ्रू आउट द 11th-12th आप इतना लिखोगे, जब भी साइंटिस्ट नेम लिखोगे आप अंडरलाइन करोगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ये 2 बार पढ़ लो, यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई आपकी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और हमारी टैक्सोनॉमी वाला जो पोर्शन है ये हमारा हो गया यहाँ पे। और अब देखो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में अब हम इसी को आपको NCERT रीड कर देते हैं आपके लिए, और फिर हम बात करते हैं कि क्या है। देखिए NCERT का पोर्शन आपका कुछ यहाँ से शुरू होता है, द लिविंग वर्ड। ठीक है, द लिविंग वर्ड में आपको क्या बोला गया है कि कितना वंडरफुल ये दुनिया है। ठीक है, कितनी रेंज कितनी है, कितने अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट है। हाँ भाई, कहीं पे ठंडी, कहीं पे गर्मी है तो बहुत गर्मी है, कहीं पे इतना टेम्परेचर है कि मतलब वॉल्केनो जैसा है कि एक किसी को रख दो तो उसका क्या हाल हो तो पता ही नहीं चलो। या फिर इतने कोल्ड माउंटेन्स हैं, पतझड़ वाले आपके जंगल हैं, ओशंस हैं, समुद्र हैं, आपको पता है फ्रेश लेक है, डेजर्ट है। ओवरऑल आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा है। देखो तारीफ़ कितना कर रहा है, लीव्स इज स्पीचलेस, बस तारीफ़ कर रहा है भाई। हमारे जो दुनिया है बहुत खूबसूरत है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको इतना आपको पता है, इसमें से आपको कुछ भी लर्न और हाईलाइट नहीं करना है। आप देखो कितने ब्यूटी, अगर आप देखो आपके कितने अच्छे अच्छे हॉर्स हैं, और बर्ड्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, इतने सारे फ्लावर्स की पूरी वादियाँ हैं। और या फिर शार्क अगर आप देखोगे कैसे वो अटैक करती हैं, है ना, पानी के अंदर ही वो सेंस कर सकती हैं कौन सा किधर आ रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद अगर आप कितनी सारी मछलियाँ हैं जिनके करंट निकलता है, आपको उनका नेम भी पता होगा, उनके माइंड से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आपको पता है, आपने कभी देखी है तो। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट कितने सारे हैं कि इतने मतलब पॉपुलेशन में इतनी तरीके की पॉपुलेशन है। ठीक है, इतनी स्पीसीज़ हैं, वो उनका ग्रुप को पॉपुलेशन बोल देते हैं। और पॉपुलेशन में भी अलग अलग आपकी कम्युनिटी, व्हाट इज़ कम्युनिटी इज़ बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का ग्रुप को हम कम्युनिटी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मच्छर की बहुत सारी ऑर्गेनिज्म किसी एक जगह पे, और एट अ पर्टिकुलर टाइम उसको हम बोल दें कि हाँ ये मॉस्किटो हो गया। पूरी दुनिया जहाँ में जितने हैं आपके अलग अलग पॉपुलेशन को उठा के आप मिक्स कर दो, उनको हम कम्युनिटी बोल देंगे। ठीक है, ये आप आगे करोगे। और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक्स अस डिफरेंट रिफ्लेक्ट ऑन। ओवरऑल बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक तो हो गया कि हमें इतने तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहा है, अलग अलग तरीके का हैबिटेट देखने को मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम ज़्यादा दूर मत जाओ अपने सेल के अंदर। अभी हम अगर अपना मॉलिकुलर लेवल देखना चाहें हर एक ऑर्गेनिज्म से बेसिस पे, हमारे सेल के अंदर ही कितना अलग अलग टाइप का मॉलिक्यूल्स है। आपको न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, न्यूक्लियोसाइड मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, है ना। आपको अलग अलग चीज़ें हमारी सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन किसी और चीज़ की बनी है, ऑर्गेनेली किसी और चीज़ की बनी है, गोल्गी एपैरेटस किसी और चीज़ का बना हुआ है। तो हमारे अंदर मतलब कि ओवरऑल बोलने का बात ये बोल रहे हैं, ये इतना बोल रहे हैं कि जो हमारा वेरिएशन है, वेरिएशन कहीं ना कहीं हमारे मॉलिकुलर लेवल पे ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही आपको बोला गया कि लाइफ है क्या। क्वेश्चन आपका है कि द क्वेश्चन हैज़ इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। वाह वाह वाह, ये बोल रहा है कि व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। ये आपको बोल रहा है कि ये जो सवाल है इसके अंदर एक सवाल है और ये एक सवाल ही बन के रहेगी, ज़िंदगी है क्या। खैर इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, वही आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि देखो सबसे पहले तो एक टेक्निकली आप ढूंढ लो, और दूसरा भाई एक फिलोसफिकली की ज़िंदगी क्या है। कुछ बोलेंगे सक्सेस का नाम ज़िंदगी है, प्यार ही ज़िंदगी है। तो खैर यहाँ पे आपको यही बोला है कि देखो, या फिर लोग इसी को ले लेते हैं हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, लेकिन ये आपको बोला गया है कि लेकिन हम भाई साइंटिस्ट हैं, हम फिलोसफी में बिल्कुल नहीं जाएंगे।
करेंगे। वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन कि ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। हम हाँ इस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं कि लिविंग क्या है। खैर यहाँ पे आपका फोकस वो भी नहीं किया, सिर्फ पैराग्राफ देख के छोड़ा दिया गया है। बाकी जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें आपका पूरा एक्सप्लेन्ड है ये कि हाँ जो ग्रोथ कर सके, जो रिप्रोड्यूस कर सके, जो आपका इवॉल्व कर सके, सेल्फ रिप्लिकेट कर सके, कॉन्शियसनेस हो, ये सारे हमने लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक कुछ डाले थे। अगर आपको करना होगा, खैर मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया उसका, आप देख सकते हो वहाँ पे रिकॉर्डिंग, बट उसका कोई पॉइंट मतलब है नहीं, देख लेना तो बेटर, नहीं देखना तो यहाँ से बेटर है। डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ड की डाइवर्सिटी क्या है? अगर आप अपने आसपास देखोगे, आपको बहुत अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है। चाहे वो पेड़ लगे हुए पॉट में, या फिर इंसेक्ट का बात कर लो, या फिर बर्ड का बात कर लो, या फिर पक्षियों का बात कर लो, या आसपास के जानवरों का बात कर लो। बहुत तरीके का ऑर्गेनिज्म है जिनको आप देख भी नहीं सकते हो अपनी नेकेड आई से, जब तक माइक्रोस्कोप के अंदर ना डालो। तो यही अगर आप एरिया बढ़ाते जाओगे, है ना, तो आपको दिखेगा कि जो आपके ऑर्गेनिज्म का रेंज है, मतलब वो आपको बढ़ता दिखेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ओवरऑल इन्होंने क्या बोला, ये बोला है कि ये मैंने हाईलाइट कर लेते हैं फिर। इन्होंने ये बोला है कि जैसे जब भी हम एरिया बढ़ाते जाएंगे आपका, इसको स्टिकी नोट पे जो हम बगल में लिख रहे हैं वो आपके स्टिकी नोट पे आना चाहिए कि एरिया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीसीज रिचनेस है, ठीक है। ये हमने क्या बोली, स्पीसीज रिचनेस, इसको लिख लो। मतलब जितना हम एरिया बढ़ाएंगे उतना हमारी स्पीसीज़ की रिचनेस बढ़ती जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लो, अभी आप अपने रूम में हो, आपके रूम में शायद आप एक स्पीसीज़ हो और बहुत ज़्यादा दीवार पे लगी छिपकली आपको मिल जाएगी, या फिर अगर आपने अपने रूम में एक छोटा प्लांट रखा है तो मिल जाएगा। अगर आप अपने रूम से बाहर हॉल में जाओ, हॉल में आपको शायद चूहे दौड़ते मिल जाएंगे, कॉकरोच मिल जाएंगे, या फिर आपको नहीं मिला तो कुछ अच्छे और प्लांट मिल जाएंगे। घर के नीचे चले जाओगे, शायद आपको बकरी, गाय, बफेलो कुछ भी घूमते मिल जाए, नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ बढ़ रहे हैं और तरीके के प्लांट दिख जाए। आप अपने स्कूल तक 2-4 किलोमीटर तक चले जाओ और अलग अलग तरीके की ग्रासेस, अलग अलग तरीके के प्लांट्स अपने स्कूल में आपको, और अलग तरीके के फ्लावर। तो जितना आप स्पीसीज़ एरिया बढ़ाते जाओगे, स्पीसीज़ आपका बढ़ता जाएगा। शायद आप यहाँ से राजस्थान चले जाओ, आपको और तरीके के प्लांट मिले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ या फिर केरला चले जाओ, और अलग तरीके के प्लांट और इंसेक्ट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो जितना हम एरिया बढ़ाते जाते हैं आपका स्पीसीज़ का नंबर बढ़ता जाता है। अच्छा, नई एरिया में आप कभी भी जाते हो, एक तो होता है कि आपकी पुरानी स्पीसीज़ ही रिपीट हो रही हैं। लेट्स से अभी आप अपने यहाँ पे आए, आप अपने रूम में हो, शायद आपके रूम में जो एक आपका अच्छा वाला प्लांट है, ठीक है, वही सेम प्लांट हो सकता है कि आपके घर के बाहर भी लगाओ, वही सेम प्लांट हो सकता है कि आपकी स्कूल में भी लगाओ। तो देखो, हमारी जो हमारी जो स्पीसीज़ होती हैं उनका पुरानी वाली तो रिपीट होती ही हैं, बट साथ में कुछ ना कुछ 1-2 नई स्पीसीज़ तो आपको मिल ही जाएगी, भले ही आपको बहुत बार विजिबल नहीं होगा, ध्यान से देखोगे। तो यही आपको बोला है कि न्यू स्पीसीज़ का एडिशन आपका चलता ही रहता है जब भी हम नए एरिया में जाते हैं, बट अप टू अ लिमिट। इस चीज़ को याद रखना, अप टू अ लिमिट यहाँ पे दिया नहीं है एनसीईआरटी में, बट स्पीसीज़ रिचनेस एक लिमिट तक बढ़ता है। अब मान लो तुम एरिया बढ़ाते इतना बढ़ा दिए, दुनिया ख़त्म है अर्थ, तो क्या कहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो स्पीसीज़ रिचनेस हमारी बढ़ती है जितना हम एरिया बढ़ाते जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, आप समझ नहीं रहे तो छोटी सी लाइन है जो चुपके से घुसाया गया बेटा। अभी यही आप इसको आगे डिटेल में पढ़ोगे, इसके पूरे ग्राफ बनाए जाते हैं, इसकी लॉग इक्वेशंस आती हैं, मतलब ये अलग ही लेवल पर आपको पंगा देने वाला है आपके आगे आने वाले दिनों में। बट अभी के लिए इतना करो, नीट वगैरह में बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बट डोंट वरी, जिस पोर्शन में आएगा वहाँ पर हम करा देंगे, यहाँ पर नहीं है ये, डिटेल में आपका क्लास 12th में है ये। यही आपको बोला कि ऑब्वियसली इफ यू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर आप एक घने जंगल में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स मिलेंगे, है ना, और हर एक प्लांट अलग अलग तरीके का होगा, ऑर्गेनिज्म अलग तरीके के होंगे, आपको एक एक स्पीसीज़ रिप्रेजेंट करेंगी। वही आपको बोला गया है कि जितनी हमने आज तक स्पीसीज़ जानी है, जिनको हमने डिस्क्राइब कर दिया है, उनकी वो हमारी 1.7 to 1.8 मिलियन है, इसको याद रखना। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी, या फिर इसी को हम बोलते हैं द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये है हमारी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन 1 मार्क्स की, कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप के आपके दुनिया जहाँ में प्रेजेंट है, उनको हम बोल देंगे बायोडाइवर्सिटी। अब ये आपको बोला गया कि हमें याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम एरिया नया एक्सप्लोर करेंगे एंड इवन ओल्ड वंस, द न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। ये आपको बोला गया कि आप नया एरिया एक्सप्लोर करोगे, अगर आप पुराने एरिया में भी अगर आप देखोगे तो आपको कुछ दिन में कोई ना कोई वहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म दिखता जाएगा, ठीक है। आपकी गली मोहल्ले में भी हो सकते हैं, कुछ नहीं 2 अलग तरीके घासें ही उगाएं, और नए एरिया में जाओगे तो आपको मिलना ही मिलना है, और नए एरिया में भी हमारी पुरानी स्पीसीज रिपीट होती हैं। ओवरऑल कॉन्सेप्ट इतना सा है, 50,000 तरीके से चाहे बोल दो या ना बोलो, ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि हमारी स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है एरिया बढ़ाने पे,
पुरानी एरिया में एरिया अगर आप नहीं बढ़ा रहे तो भी शायद आपको कुछ ना कुछ नई स्पीसीज़ अपनी एक एरिया में दिखने को मिलती रहती है ना, और हम लोगों ने बहुत कम अभी तक डिस्कवर की है। यही आपको बोला, जैसा कि हमने पहले बात की कि हमारे पास मिलियन 1.7 to 1.8 मिलियन हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स मिला के हैं पूरी दुनिया में, और प्लांट और एनिमल आपके अपने एरिया में आपको उनका लोकल नेम है। इन लोकल नेम को, ये लोकल नेम हमारे एक जगह से दूसरी जगह पे वेरी करते। देखो ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोकल नेम एंड द साइंटिफिक नेम। तो लोकल नेम की सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोकल नेम आपका बदलता है, उसका कोई रूल्स नहीं है, राइट, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी यहाँ पे कुछ है, आगे कुछ और होगा। इवन कंट्री के अंदर, जैसे हमने आपको दिया कि पुचका गोलगप्पा या फिर अब खीरा या मिर्ची को बहुत जगह लंका बोलते हैं, बहुत जगह मिर्ची बोलते हैं। लंका फॉर अस लखनऊ वालों के लिए इट्स अ प्लेस। तो वही चीज़ है कि ना बदल रहा है। probably you would recognize the confusion, of course confusion अलग ही लेवल पे होता है, would be created, I have experienced it, created if we did not find the ways to means to communicate to each other to refer the organisms we are talking to। अरे मैंने तो बहुत जगह पे ना लिटरली मतलब उसका नेम नहीं पता है, दे आर लाइक इन सम अदर वर्ड, बोलते कुछ और है, हम कुछ बोल रहे हैं, सामने दिख गया तो दिखा दो। बाकी इंडिया में बहुत जगह बहुत और है, समटाइम्स आई हैव टू गूगल इट एंड शो देम टू इमेज कि देखो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली लोकल लैंग्वेज अलग अलग होने से इट्स रियली अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि बहुत जगह पे मतलब इंग्लिश में तो खैर एक नेम होता है, लेकिन बहुत जगह पे आपको पता है लोग इंग्लिश भी नहीं समझते हैं, बट इंग्लिश कहीं ना कहीं 50% जगह पे चल जाता है कि हाँ ये इंग्लिश का यही नेम है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो वो है, और समटाइम्स यू हैव टू लाइक रियली, और नेट नहीं चलता तो क्या अलग ही मज़ा आता है। तो लोकल नेम्स आर एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक थिंग, यू विल एक्सपीरियंस इट, हेंस देयर इज़ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक हम नॉर्मली किसी का मतलब ज़िंदगी और जान का सवाल नहीं करें, कुछ हमें खरीदना है, वी हैव टाइम, और हमें इसका डिस्क्रिप्शन और वो नहीं पढ़ना है, बट हम एक साइंस की बात करें जहाँ पे हमारा एक नेम है, तो किसी की ज़िंदगी भर की मेहनत होती है, वहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ नेम अलग अलग है, अगर किसी की मेहनत ना रिकॉग्नाइज़ की जाए और उसे यूटिलाइज़ ना कर पाएँ तो फिर बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए हमारे लिए स्टैंडर्डाइज करना नाम को बहुत ज़रूरी है, नेमिंग को, और पर्टिकुलरली आपके दुनिया जहाँ में वो भी पाए जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम नेम बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर को बोला जाता है द आर्ट ऑफ नेमिंग, द आर्ट ऑफ साइंटिफिक नेमिंग, द आर्ट ऑफ नेमिंग, नेम रखने के, जिसको नामकरण बोलते हैं, वो आपका यही है। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ द ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब कैटेगरी। हम आपको पहले बोल दिया, अगर हम आपको इंसान के बारे में बता रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि 4 पैर पे चलता है, ये वो आप किसी जन्म में नहीं डिस्क्राइब कर पाओगे। तो यही आपको बोला गया है कि हम कभी भी नेमिंग तभी कर सकते हैं जब हमें अच्छे से हम डिस्क्राइब करें, है ना, तभी हम आइडेंटिफाई उसको कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द, अभी आपको बोला गया स्टडी करने के लिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने अलग अलग आपका प्रोसीजर और बायोलॉजिस्ट ने आपका मिला के पूरी दुनिया में सेट कर रखा है। प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल और क्राइटेरिया हैं वो आपकी प्रोवाइड की जाती हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल, इंटरनेशनल कोड इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पे फॉर है, अलग अलग बुक में गलत दिया है, यू विल ओनली फॉलो एनसीईआरटी, फॉर और ऑफ में आपका सीट जा सकते हैं एमबीबीएस की आपकी। तो यहाँ पे इस इंटरनेशनल कोड आप पढ़ोगे बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर की, वहाँ पे आपको सारे रूल्स मिल जाएंगे। यू में आस्क हाउ एनिमल्स की नेमिंग कैसे होती है, ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, देख रहे हो वहाँ पे फॉर है, यहाँ पे ऑफ है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। साइंटिस्ट ने इंश्योर किया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग नेम हो जाए। डिस्क्रिप्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो आपका वो हमें मतलब कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। क्या लिखा हुआ द डिस्क्रिप्शन, The scientific names ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive the same. ये आपको बोला गया कि देखो उसका नेम और उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि अगर हम मान लो यहाँ पे बैठे हम उसके बारे में डिस्प्लेन कर रहे हैं किसी यूएस के साइंटिस्ट को, तो अल्टीमेटली वी शुड रीच द सेम कंक्लूजन। ये नहीं कि वो कोई और समझ रहा है, हम कोई और के बारे में समझ रहे हैं, कभी हम लोग साथ मिलकर काम ही नहीं कर सकते। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच नेम हैज़ नॉट टू बी यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। और ये भी नहीं कि हर एक नेम का वही हो, जैसे आप देखते हो एक स्कूल में अलग अलग नेम होते हैं। हमारे यहाँ पे हमारी क्लास में, मेरी खुद के स्कूल में एक नेम के बहुत बच्चे होते थे, तो बहुत बार हम देखते थे समटाइम्स इवन टाइटल यूज्ड टू बी द सेम। तो उनको पता, जैसे हमारे यहाँ पे एक आदिल नेम था, मुझे सडनली याद आया, तो उसका रजिस्टर में नेम लिखा जाता था आदिल फर्स्ट, आदिल सेकेंड ठीक है, तो सेकेंड थर्ड ऐसे ऐसे करके इवन टाइटल वाज द सेम। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास फिक्स है कि आपका
ऑर्गेनाइज अरे हम अपनी स्कूल की बात छोड़ दो, अपनी क्लास की बात छोड़ दो, इवन इन माई ऑनलाइन क्लास प्लस क्लास में हमारे बहुत सारे बच्चों का एकदम सेम नेम होता है, स्पेलिंग सेम होती है। तो आई विल से देम ओके चेंज योर डीपी और फिर आओ, और या फिर आगे कुछ लगाओ पीछे कुछ लगाओ, क्योंकि हम एक को डांट रहे हैं। और ये तो बहुत बार हुआ है मेरे साथ प्लस में कि मैंने एक बच्चे को डांटा है। समटाइम्स तो एक ही नेम के 2-3 बच्चे होते हैं, तो मुझे लगता है अच्छा वही बच्चा है। तो एक को तो आई रिमेंबर, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, मैंने बहुत डांटा कि रेगुलर क्लासेस नहीं है या फिर यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। और उसके बाद किसी और ने बोला था और कुछ तो करके, और वो बच्चा फिर मेरे को बाद में ऐसे, मैम ऐसा सॉरी मैम मैंने कुछ नहीं किया। हम लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड। तो ये ऑनलाइन क्लासेस में, चलो ऑफलाइन में तो शक्ल दिख रही है, ऑनलाइन में तो सेम नेम है। और डांटने की एक बच्चा टॉपर, दूसरा बच्चा पढ़ाई नहीं लापरवाही, इसका अलग लेवल पे कन्फ्यूज़न होता है। थैंकफुली साइंटिफिक नेम में हमारे पास सिमिलर नहीं है। एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव लाइक फेस्ड सिमिलर इंसिडेंट्स विद कॉमन नेम। अगर आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज नाउ डेज आई रीड कमेंट्स अ लॉट, दिस इज़ माई वन ऑफ फेवरेट टास्क। और आपके फीडबैक्स भी हम लेते रहते हैं। तो यहाँ पे लिखना, आज के 2 साल बाद भी अगर आप रिकॉर्डिंग देखो तो प्लीज़ राइट कमेंट सेक्शन में आप लिखना, बिकॉज आई रीड इवन प्रीवियस वाला रिकॉर्डिंग भी। अच्छा, इसके डिस्क्रिप्शन में ना हम आपको एक इस चैप्टर का टेस्ट का लिंक भी दे देंगे, ठीक है। और वो टेस्ट आपका फ्री रहेगा, आप कभी भी आप देखना चाहेंगे उसे, पूरी तरीके से फ्री है। बस आप नए हैं तो निकिता लाइव कोड लगा देना अनलॉक के लिए, और आपके लिए वो टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो चैप्टर पढ़ो, यहीं से नोट्स जो हमने बनाई नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी रीड करो और टेस्ट आके दो, तब आपका चैप्टर कंप्लीट है। बायोलॉजिस्ट आपकी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म, ये देखो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की बात किया, हर एक ऑर्गेनिज्म के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। ये सिस्टम हमारा 2 कंपोनेंट वाला दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर ने, ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। और ये बायोलॉजिस्ट थे, इनका जो नेमिंग था वो 2 वर्ड फॉर्मेट बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट पाया गया। अगर आप मैंगो का एग्जांपल हम ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको बोला गया साइंटिफिक नेम मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका है। इसका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं तो मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस, इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज़, या फिर इसी को स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। एक्चुअली स्पेसिफिक एपिथेट उस टर्म को बोला जा रहा है, और ये जिसको रिप्रेजेंट करता है उसको स्पीसीज़ बोल देते हैं, बट चलो ठीक है। अच्छा, नॉमेनक्लेचर में यहाँ पे आपको बोला गया है कि देखो जब भी बायोलॉजिकल नेम होगा लैटिन होगा, इटैलिक्स में लिखा जाएगा, ठीक है। लैटिनाइज्ड होना चाहिए, या तो उसको उस वर्ड को आप डिराइव करो लैटिन से, नो मैटर उसकी ओरिजिन कहाँ पे है। फर्स्ट वर्ड जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का होगा वो आपका जीनस होगा, सेकंड जो होगा वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट बनाएगा। दोनों ही वर्ड बायोलॉजिकल नेम का वो हैंड रिटन होगा, तो अंडरलाइन अलग अलग होना चाहिए। एक अंडरलाइन मत मार देना कि मैग्नीफेरा इंडिका में एक ही लाइन में, नहीं, मैग्नीफेरा पे अलग लाइन, इंडिका पे अलग लाइन। तो प्रिंटेड हुआ तो इटैलिक्स में होना चाहिए, और टू इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन, ठीक है। लैटिन एक्चुअली इटैलिक्स में लिखा जाता है ना, इसी वजह से हम लोग उसको इटैलिक्स में प्रिंट कराते हैं। कभी भी आप लैटिन की बुक देखोगे इटैलिक्स में ही होती है वो। फर्स्ट वर्ड जो हमारा है वो डिनोट करता है जीनस, जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। स्पेसिफिक एपिथेट हमारे स्मॉल से स्टार्ट होता है, वो हमारा ये आपका एग्जांपल है मैग्नीफेरा इंडिका। नॉमेनक्लेचर एक ऑथर का जो है वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट के बाद एंड में बायोलॉजिकल नॉमेन के बाद आपका एब्रीवेटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे लिन लिखा गया है। ये इंडिकेट करता है कि स्पीसीज़ को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब की थी, जैसे लीनियस, यहाँ पे लिन। यही आपको बोला गया कि सिंस क्योंकि नियरली इम्पॉसिबल है टू स्टडी, हर एक ऑर्गेनिज्म को आप नहीं एक करके पढ़ सकते हो ना, तो इसलिए बेटर है कि आप इनको एक क्लासीफाई कर दो, तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। जैसे हम अपनी बुक्स को क्लासीफाई कर देते हैं अपनी ईज़ के लिए कि हाँ हमें पूरी बुक ना ढूंढनी पड़े। अगर हमें साइंस की बुक चाहिए, साइंस का एक अलग सेक्शन रखें, ट्यूशन वाली कॉपी चाहिए तो उसके अलग रखें। अभी आप देखो थोड़ा सा आपका क्लासीफाई अच्छे से करके नहीं रख सकते हो, पूरे घर में कॉपी बुक बिखरी रहती है, पढ़ने से पहले आधे घंटे तुम लोग बुक कॉपी ढूंढते हो, सबसे बड़ी गलती यही होती है। तो अच्छे से क्लासीफाई करके रखो कि हाँ ये मेरी नोट्स हैं, ये मेरी बुक्स है। और आप देखते हो जब आप थोड़ा सा अच्छे से ठीक ठाक करके रख देते हो ना, पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाती है। बुक पे नंबर्स वगैरह लगा के हाँ ये यहाँ पे इसकी नोट्स यहाँ पे, इसका पेज यहाँ पे, तो क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक ही नोट्स में अगर आप दुनिया जहाँ की हर चीज़ लिखते हो फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है। हमारी कन्वीनियंट के लिए हम लोग अलग अलग कॉपी बनाते हैं, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायो के अलग। वैसे ही क्लासिफिकेशन आपका बहुत ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, विल डू इन नेक्स्ट क्लास, ओके। और ये हम एक छोटा सा है बस टैक्सोनॉमी आज ही एक्चुअली करा देते, बट अभी टेस्ट है, ज़्यादा है नहीं, बट इसके लिए मुझे अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा, बड़े दुख की बात है। और हम इन लोग का टेस्ट रीशेड्यूल नहीं करेंगे, नहीं तो 11th वाले लाइव टेस्ट है। तुम लोग भी आप ना मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे फ्री टेस्ट लेते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको है मतलब मिल जाएगा। आप कहीं भी पढ़ते हो आप फ्री टेस्ट ज्वाइन कर लो। और ये सारी कहाँ पे आपको मिलेगी, देखो मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है,
ठीक है। प्रोफाइल देखो, ये तुम्हारी नई एनसीईआरटी प्रोफाइल हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये देखो सफलता बैच है, ये तो खैर हमारी पेड वाली बैच है। अच्छा, अगर आपको डेली से क्लासेस करनी है तो आप सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी फ़ीस है नहीं इस वक्त। और अगर हम बात करें किस चीज़ की, तो इस वक्त सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो इस वक्त 25% ऑफ चल रहा है, ठीक है। राइट नाउ 25% इज़ ऑफ इज़ गोइंग ऑन अनअकैडमी। अनलॉक वाला आपका चल रहा है, और इस सबसे तगड़ा वाला जिसमें चल रहा है इस वक्त अभी आपका ना 1000 रुपये आपका पर मंथ आएगा। आप सब्सक्रिप्शन ले लो तो उससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप 24 मंथ का ले लेना, 11 12 दोनों ही आपको मिल जाएगा उसमें, और 1000 रुपये देना होगा। इसी में आपको सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो हिंदी इंग्लिश आप एकदम अच्छे से सुकून में आ जाओगे। और उसके बाद आपका क्या होता है ना कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। आपको कहीं अलग से यहाँ से नोट्स नहीं ढूंढनी, वहाँ से लेक्चर नहीं ढूंढना, यहाँ पे टेस्ट नहीं ढूंढना, आपको हर एक चीज़ एक जगह मिल जाती है। और हर एक सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं, ये भी कोई इशू नहीं समझ आएगा। और स्कूल के बाद आपकी क्लासेस होती हैं, आपकी क्लासेस 3:30 से स्टार्ट होती हैं, 3:30 से 4:30 इंग्लिश, 4:45 से बायो, देन 15 मिनट का गैप देके फिर मैथ्स है, सॉरी फिर फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स है। तो अगर मान लो लेट से भी आ रहे हो तो इंग्लिश की रिकॉर्डिंग आप देख लेना सैटरडे संडे में। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं, फिर टेस्ट होते हैं वीकेंड्स पे। आज संडे है, जैसे ये लेक्चर संडे को रिकॉर्ड हो रहा है, आई डोंट नो कब जाएगा। तो नॉर्मल डेज में भी टेक्स्ट होते रहते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी ले रहे हो तो एटलीस्ट डू वन थिंग कि यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल की लिंक दी है, उसको ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत सारे फ्री क्लासेस, बहुत सारे फ्री क्विजेज हम कराते हैं, ठीक है। और कुछ भी अनलॉक करना हो पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो ये निकेता लाइव कोड यूज़ करके आप अनलॉक कर लेना, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन बताना अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज दिस इज़ न्यू प्लेटफॉर्म, सो आई नीड योर फीडबैक्स एंड एवरीथिंग। मतलब ये हमारा नया चैनल है, ठीक है। तो ज़रूर अपने कमेंट्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। हाँ, टाटा बाय बाय।